अस्सलाम वालेकुम। अब हम एमसीक्यू नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, इसने इधर एक कॉन्सेप्ट हमसे डिस्कस किया है कि अगर सेलर जो है जिसने गुड्स बेची थी वो शिपमेंट के बाद गुड्स में कुछ खराबियां निकल जाती हैं, तो वो ये कहता है कि भाई आप जो है ना, मुझे खराबी निकलने की वजह से कुछ अमाउंट ना दो। इफ द सेलर reduce the price of a good after shipment because of goods supplied have some defects। अब इसमें देखिए दो चीजें, अगर वो गुड्स जो सप्लाई की गई थी वो खराब निकल गई और हमारे जो हमारा बायर था ना उसने रिटर्न कर दिए सेलर को ना, तो ऐसी कंडीशन में एक टाइटल यूज होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न क्यों, सेल रिटर्न क्यों, मर्चेंडाइज वापस आई है। लेकिन अगर हमें उससे 1 लाख लेने थे और उसने 10,000 की गुड्स वापस की हैं, तो उससे हम ये भी कहेंगे कि अब आप 10,000 रुपये हमें नहीं देंगे। तो इसी वजह से एक लफ्ज और यूज होता है इसमें, अलाउंस का। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस इसका टाइटल है। लेकिन अगर वो हमें गुड्स वापस करना चाह रहा हो, हम उससे कहें कि भाई गुड्स तुम अपने पास ही रखो, हम तुम्हें छूट दे देते हैं कि भाई 10,000 की गुड्स थी ना जो खराब निकली है, एक काम करो तुम उसके सिर्फ 4,000 रुपये हमें दे देना, 6,000 रुपये हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो टाइटल यूज होता है ना, वो होता है सेल्स अलाउंस का टाइटल। अगर हमारे पास, यानी कि इसमें रिटर्न भी आ रहा है और हम छूट भी दे रहे हैं, पहले वाले में इसमें हम रिटर्न नहीं ले रहे गुड्स, सिर्फ हम छूट दे रहे हैं उसको, तो सेल्स अलाउंस कहलाता है। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं अकाउंटेंट, कि अगर सिर्फ सेल्स अलाउंस भी हो ना तो उसको सेल रिटर्न एंड अलाउंस के टाइटल से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट नॉमिनल होता है तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ ये नहीं बताया गया कि गुड्स जो है वो रिटर्न हुई हैं या नहीं। नॉर्मली इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ हमने छूट दिए, प्राइस को कम किया है कि तुम हमें जो है इतना अमाउंट नहीं देना। इसी वजह से जो है इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। हालांकि इसका टाइटल होना चाहिए था सेल्स अलाउंस, लेकिन क्योंकि ये मतलब नहीं दिया हुआ टाइटल सेल्स अलाउंस का, तो हम इसे सेल्स एंड अलाउंस कहेंगे। सेल्स डिस्काउंट का टाइटल कब यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। सेल्स डिस्काउंट का टाइटल उस वक्त यूज होता है कि अगर हम गुड्स बेचें और हम उससे कहें कि तुम हमें इतने दिनों में पैसे दे दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट पीरियड देते हैं उसको, और अगर वो डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट करते हैं ना, पीरियड में, तो हम फिर उसको डिस्काउंट देते हैं, वो सेल डिस्काउंट कहलाता है। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, मुझसे कहते हैं भाई ज्यादा क्वांटिटी में तुम परचेस कर रहे हो तो हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये दोनों डिस्काउंट यहाँ लग नहीं सकते, ये रिडक्शन इन प्राइस डिस्काउंट नहीं है जो ऊपर है, ये डिफेक्ट्स की वजह से उसे हम छोड़ रहे हैं। तो बेस्ट टाइटल इसका सेल्स अलाउंस होता है, अगर यहाँ सेल्स अलाउंस लिखा हुआ होता तो। बहरहाल आप सेल रिटर्न अलाउंस लगाएंगे और ये एज्यूम करेंगे कि गुड्स वापस भी आई हैं। आगे चलते हैं, अकाउंटेबल एंड इनकम टैक्स पेमेंट, ये दोनों लाइबिलिटी ना, करंट लाइबिलिटी। क्यों, अब देखें इन्होंने यहाँ पे दोनों टाइटल दिए, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये अकाउंट पेबल का मतलब क्या है, आपको अपने सप्लायर को पैसे देने हैं, ये विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड आपको देने होते हैं, और इनकम टैक्स पेबल भी आपको विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड देना होता है। तो ये दोनों करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। फिक्स एसेट तो इक्विटी बिल, और इक्विटी जो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको कहते हैं, ये हमारा जो है वो लाइबिलिटी होल्डर है अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि क्लेम ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस। हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, लाइबिलिटी कहलाता है। ऑनर का क्लेम क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, यानी ऑनर सिक्योरिटी। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अभी मैंने आपको सारी जो है वो अलाउंसेस की लिस्ट दी थी, मतलब कॉन्ट्रा की लिस्ट देखेंगे, कॉन्ट्रा मैंने आपको बना के दिए थे सारे कॉन्ट्रा अकाउंट्स। तो ये पूछ रहा है कि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट कौन सा है, तो देखिए बेस्ट इसका ऑप्शन है कॉन्ट्रा एसिड। अगर कॉन्ट्रा एसिड का ऑप्शन नहीं होता ना तो हम एसिड पे लगा देते, यानी हमें बेस्ट ऑप्शन पे लगाना होता है। अब अगर जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है वो नहीं दिया हुआ, तो उस करीब करीब वाले ऑप्शन पे लगाएंगे। अभी तो कॉन्ट्रा एसिड है तो हम इसी पे लगा देंगे। अब ये एमसीक्यू आप देखें जरा, ये उल्टा है। पीछे देखें हम लोगों ने क्या किया था, एक एमसीक्यू हमने किया था जिसमें इन्होंने हमें जो है वो एसिड दिए हुए थे, एसिड दिए हुए थे। अभी पीछे मैं और लेके जाता हूं आपको। एसिड उन्होंने दिए हुए थे और क्या कहा था, देखें, लेट्स सी। ओके, ये रहा। इसमें ने कहा एसिड 3 लाख है और प्रोप्राइटरशिप 3/5 है। तो हमने क्या किया था, हमने बोला था भाई एसिड जो है वो हमारे पास 3 लाख है और प्रोप्राइटरशिप कितनी है, 3/5। ये हमारी प्रोप्राइटरशिप आ गई थी 1,80,000। अब देखें अगर वो आपको, तो हमने क्या किया था, टोटल एसिड में तो प्रोप्राइटरशिप लेस की थी, मतलब कैपिटल तो लाइबिलिटी निकाल दी थी। लेकिन अगर हमें ये 1,80,000 की लाइबिलिटी दे देता है, यहाँ पर 3 लाख का एसिड का अमाउंट नहीं देता और ये 3/5 देता, तो लाइबिलिटी के अमाउंट पे ना लाइबिलिटी के शेयर का रेसिप्रोकल अप्लाई होगा। मतलब 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 5 से, उल्टा कर लेंगे इस रेशो को और डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो आपका वापस टोटल एसिड आ जाएगा। यानी अगर आपको लाइबिलिटी का ही शेयर दे और लाइबिलिटी का ही अमाउंट दे दे, तो फिर शेयर आपको रेसिप्रोकल लगाना है। यहाँ तो देखिए ना, लाइबिलिटी का इन्होंने दिया था 3/5 और
अमाउंट एसिड का दिया था, एसिड का अमाउंट देगा ना तो आपको फिर वो जो भी दिया हुआ होगा रेशो वगैरह वो आपको सीधा अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं इसमें इन्होंने देखा टोटल लाइबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है और विच आर 1/3 ऑफ द टोटल एसिड और उसी का शेयर दिया हुआ है। अब आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आप बोलेंगे भाई कि लाइबिलिटी का अमाउंट है, लाइबिलिटी का शेयर है, तो आप 60,000 पर इस रेशो को उल्टा करके लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो देखिए 1,80,000। अब ये 1,80,000 आपका क्या है, टोटल एसिड है। इस टोटल एसिड में से आपकी लाइबिलिटी कितनी है, 60,000, तो कैपिटल कितना हुआ, कैपिटल हो गया हमारा 1,20,000। लेकिन ये कैपिटल नहीं पूछ रहा ना आपसे, तो बोला टोटल एसिड बताओ, तो हमने टोटल एसिड निकाला है। जब लाइबिलिटी के अमाउंट पर लाइबिलिटी के शेयर का रेसिप्रोकल लगाएंगे तो टोटल एसिड आ जाएगा, कैपिटल के अमाउंट पर कैपिटल के शेयर का रेसिप्रोकल लगाएंगे टोटल एसिड आ जाएगा। तो टोटल एसिड 1,80,000, तो 1,80,000 पे लगा देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर अमाउंट एसिड का दिया हुआ हो तो शेयर सीधे लगते हैं, और अमाउंट अगर लाइबिलिटी या कैपिटल का दिया हुआ हो तो उसी के शेयर को उल्टा करके लगाएंगे। ये है इसमें जरा इंपॉर्टेंट बात है इनवॉइस। अब जरा एक बात आप गौर से सुनिएगा, देखिए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आप सुन लें। एक डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास इनवॉइस। इनवॉइस कब यूज होता है, जब हम गुड्स परचेज करें, यानी परचेज हो या सेल हो, ज्यादातर ऑन क्रेडिट कोई भी चीज परचेज या सेल करें तो इनवॉइस इन्वॉल्व होती है। मतलब जो सेलर है वो इनवॉइस देगा किसको, बायर को। अब अगर हमने उधार पे सेल किया है और बाद में जब उधार पे हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसिप्ट को डेबिट करते हैं ना, और कस्टमर जब बाद में हमें गुड्स रिटर्न करता है तो उसका अकाउंट रिसिप्ट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो उस वक्त हम उसे देते हैं क्रेडिट मेमोरेंडम, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रेडिट मेमो। ये कब देते हैं हम, जब होती है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स रिटर्न हो या सेल्स अलाउंस हो, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस बोल दें या सेल्स अलाउंस बोल दें, इस कंडीशन में हम ये डॉक्यूमेंट अपने कस्टमर को देंगे। और कस्टमर के पास एंट्री क्या बनाता है, जब कस्टमर उधार पे खरीदता है तो एंट्री बनाता है परचेजेस डेबिट फॉर एग्जांपल और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। जब वो गुड्स रिटर्न करेगा ना वो अकाउंट पेबल को डेबिट कर देगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसे कहते हैं डेबिट मेमो रैंडम या डेबिट मेमो। और ये जो है ये कब होता है, जब परचेज रिटर्न हो या परचेज अलाउंस हो, या परचेज अलाउंस हो। और अगर कैश पे कोई चीज परचेज की जा रही है, सेल की जा रही है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमोरेंडम, कैश मेमोरेंडम या कैश मेमो। सही भाई, तो ये हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास यूज हो सकते हैं, वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। कस्टमर मर्चेंडाइज वापस करेगा क्रेडिट मेमोरेंडम, उधार पे बेचेंगे खरीदेंगे इनवॉइस, कस्टमर अपने पास जो हमारा बायर है वो डेबिट मेमोरेंडम हमें इशू करेगा, कैश मेमोरेंडम जब कैश से मर्चेंडाइज परचेज की जाए या कैश पर कोई एसिड परचेज किया जाए तो ये डॉक्यूमेंट यूज होता है। ये कह रहा है इनवॉइस का मतलब क्या है। अब जब हम इनवॉइस बना के देते हैं ना, उधार पे सेल करते हैं इनवॉइस बनाते हैं, तो उसमें हम डिटेल लिख देते हैं कि हमने लिस्ट बना देते हैं, हमने ये मर्चेंडाइज आपको बेची है, इसकी प्राइस इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, वो सारा बना देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इनवॉइस का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ कैश सेल्स। तो कैश पर जब सेल करेंगे तो क्या हमारे पास इनवॉइस आएगी, लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट पर सेल करेंगे तो इनवॉइस आएगी, डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन, डिटेल ऑफ अ सेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन, लिस्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल। देखिए लिस्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल और लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ये सही नहीं है। अगर आप पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल किसी को दे रहे हैं लिखकर, वो क्या कहलाती है, इनवॉइस। इसमें सब लिखा हुआ होता है, किस डेट को सेल किया है, किस डेट पर हमने जो है मतलब जिस डेट पर सेल किया है उसमें क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, टोटल कितना बना, कितना पे हो गया, कितना पे नहीं हुआ। कुछ कभी कभी जो है इनवॉइस जो है वो कैश और क्रेडिट सेल दोनों हो रही होती है, उस वक्त भी हम लोग इनवॉइस इशू करते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। अ नोट इशूड टू कस्टमर व्हेन सब गुड्स आर रिटर्न बैक, कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है तो हम उसके अकाउंट रिसिप्ट लोग क्रेडिट कर देंगे ना, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो हम क्रेडिट मेमोरेंडम देते हैं उसको। तो ये देखें क्रेडिट मेमोरेंडम या क्रेडिट नोट भी बोलते हैं इसको। डेबिट नोट कौन इशू करता है, ये कस्टमर हमें देगा, यानी बायर जो इशू करता है ना वो डेबिट मेमोरेंडम होता है। वजह क्योंकि बायर के पास लिखा हुआ होता है अकाउंट पेबिल, तो अकाउंट पेबिल को कम करके डेबिट करता है जब वो रिटर्न करता है, क्योंकि इसके पास एंट्री बनती है अकाउंट पेबिल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट, तो अकाउंट पेबिल डेबिट होता है, तो इस वजह से वो डेबिट मेमोरेंडम। जबकि हम कस्टमर जब कस्टमर हमें रिटर्न करता है तो हम एंट्री बनाते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो उसके अकाउंट के जब हम क्रेडिट करते हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। बाकी ऑप्शन इररिलेवेंट हो गए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखें तो चारों को पढ़ना पड़ेगा हमें इसमें। तो अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का हिस्सा है। अब देखें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप अगर जाएं उसके अंदर
अपना यूट्यूब पे, तो आप उसमें मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बुक कीपिंग क्या होती है। ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और जो है वो ये इंफॉर्मेशन आउटसाइड को प्रोवाइड भी कर रहे हैं, तो फिर वो अकाउंटिंग बन जाती है। यानी अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग हो रही होती है। बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है, रिकॉर्डिंग से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक अकाउंटिंग है। जबकि सिर्फ रिकॉर्डिंग करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, तो ये गलत हो गया ना। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, जबकि अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग भी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये गलत हो गया। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। देखिए ऑडिटिंग क्या है, जब हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करके प्रोवाइड करने वाले होते हैं ना अपने आउटसाइडर्स को, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो एक एक्सटर्नल बंदा आके या फिर हमारे इंटरनल जो बंदे होते हैं वो भी उसको चेक करते हैं, ताकि वेरीफाई कर सकें कि इसमें फ्रॉड या मिसप्रेजेंटेशन तो नहीं है, कहीं डाटा जो है वो उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई। तो वो ऑडिटिंग कहलाती है। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अलग अलग चीजें हैं। अकाउंटिंग का मकसद इन्फॉर्मेशन मेंटेन और प्रोवाइड करना है, ऑडिट का मतलब उसे वेरीफाई करना है, तो अलग अलग चीजें हैं। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सही लग रहा है। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग होती है और अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग होती है। तो बुक कीपिंग छोटी चीज है, वो अकाउंटिंग का पार्ट होती है। और आखिरी ऑप्शन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सेम, ये सेम नहीं है। अकाउंटिंग ब्राउडर है बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग पे हम लगाएंगे क्योंकि बुक कीपिंग में अकाउंट सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और ये अकाउंटिंग का पार्ट है। एसिड आर इक्वल टू, अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन में एसिड ही एसिड है। अब कैश एंड कैपिटल, ये तो एसिड नहीं है, तो इनमें एक कैश एसिड है, कैपिटल तो एसिड नहीं है। दूसरा कैश माइनस कैपिटल, ये भी एसिड नहीं है दोनों। कैपिटल तो हमारी ऑनर इक्विटी है। कैश प्लस लाइबिलिटी, अच्छा ये इन्होंने इस अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से इन्होंने एमसीक्यू बनाया हुआ है। एसिड बराबर होता है किसके, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। ये इसमें कैपिटल माइनस लाइबिलिटी तो गलत है, इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं पीछे। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश तो होता ही नहीं है ना, मतलब उसके इक्वेशन में क्या है, एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हालांकि ये में इसमें लाइबिलिटी पहले आनी चाहिए, लेकिन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज द बेस्ट ऑप्शन है, इस पर हम लगा देंगे। बाकी तो इक्वेशन है ही नहीं, बाकी तो दो शुरू के ऑप्शन में वो कैश लिख रहा है और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और आखिरी ऑप्शन पे हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है हमारा, इसके अंदर हम कैपिटल में से लायबिलिटी को लेस करवा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगला देखें, द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर 50,000 विच इज 2/3 ऑफ द टोटल एसेट। देखें दोबारा यहाँ पे ये हो गया, लायबिलिटी का अमाउंट दे रहा है और रेशो भी लायबिलिटी का दे रहा है। अब आपको टोटल एसेट निकालने के लिए ना उल्टा करके लगाना पड़ेगा रेशो को। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई देखो लायबिलिटी हमारी कितनी है 50,000 और इसका जो शेयर है लायबिलिटी का वो 2/3, तो उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 75,000 के हमारे टोटल एसेट आ जाएंगे। तो हम 75,000 पे क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे कि 75,000 हमारे टोटल एसेट्स हैं। अब अगर ये हमसे पूछता है कैपिटल निकालो, 75,000 के टोटल एसेट आ गए, 50,000 की उसमें से लायबिलिटी है और 25,000 का हमारा कैपिटल आ जाता, 50,000 अगर हमारी लायबिलिटी है तो। ये भी हमारा एमसीक्यू हो गया। बस आपको ये देखना है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले ऐसे एमसीक्यू में कि अमाउंट किसका दे रहा है वो। अगर अमाउंट टोटल एसेट का दे रहा है ना, बस रेशो सीधा लग जाएगा। ओके, अब इसमें एक चीज और भी कर सकता है वो आपके साथ कि लायबिलिटी का अमाउंट दे और जो शेयर है ना ये कैपिटल का दे दे। तो अगर 2/3 कैपिटल का शेयर होता ना, तो लायबिलिटी का शेयर होता 1/3। तो लायबिलिटी के अमाउंट पे लायबिलिटी का ही शेयर लगाते हैं 1/3। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा नोट करिएगा इसको। बहरहाल बैंक ओवरड्राफ्ट मींस, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हमने बैंक से अपने अकाउंट में जो अमाउंट था ना उससे भी ज्यादा विड्रॉ कर लिया। अभी क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, बिजनेस पैसा दाया कर रहा है, ये तो मतलब सही नहीं है। इज हैविंग मोर रिसीट देन पेमेंट, मतलब पैसे हमारे पास आ ज्यादा रहे जा कम रहे, तो ये तो सही नहीं है। हैज बाउट टू मेनी गुड्स, नो। हैज पेड मोर आउट ऑफ इट्स बैंक अकाउंट देन इट हैज पुट इन, जितना बैंक में डाला था उससे ज्यादा बैंक से हमने पे कर दिया है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द बेस्ट डिस्क्राइब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कॉन्ट्रा फिक्स एसेट है। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक्यूमुलेटेड को बेस्ट तरीके से कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि लायबिलिटी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, एसेट अकाउंट है या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, क्योंकि वी हैव स्टडीड इट सो मेनी टाइम्स। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसकी नेचर कॉन्ट्रा एसेट है। द डिस्काउंट गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, अब देखें हमारे पास डिस्काउंट मैं आपको बता देता हूँ, चलें इधर आ जाए। एक हमारे पास डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि अगर हमारे हमसे कोई परचेस करने आ रहा है और हम उससे ये कह रहे हैं कि हम उसको मतलब अपनी सेल को बढ़ाने के लिए और हम ये चाहते हैं कि वो हमसे ही खरीदे, उसके लिए हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं ना, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट
ऑफर्ड फॉर प्रोमोटिंग सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाए ना, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। इसी तरीके से एक डिस्काउंट होता है हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि ये हम उस वक्त देते हैं जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हम कहते हैं भाई आप 2 यूनिट लें, 1 यूनिट हम आपको फ्री देंगे, ये भी हम सेल को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑफर्ड फॉर प्रोमोटिंग सेल। ये भी सेल को बढ़ाने के लिए, जैसे पिज्जा हट जाएंगे आप, पिज्जा वाले बोल रहे हैं भाई आपको, आप एक पिज्जा खरीदें लार्ज, हम एक स्मॉल पिज्जा आपको मुफ्त देंगे, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट, ये दोनों डिस्काउंट ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप परचेज करने का एक आइटम 1,05,000 की लिस्ट प्राइस थी उसकी, लेकिन सेलर आपसे बोल रहा है कि हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 5,000 का, तो हमने तो खरीदा ही 1 लाख का है ना उसको, तो हम इनिशियली ही उसको 1 लाख का रिकॉर्ड करेंगे, हम इन डिस्काउंट्स को लिखते ही नहीं है। लेकिन अगर वो हमसे कहे कि 1 लाख रुपए का हम आपको बेच रहे हैं और आपने जल्दी पैसे दे दिए, तो हम आपको 2 मतलब जल्दी मतलब 10 दिन में दे दिए फॉर एग्जाम्पल, तो डिस्काउंट पीरियड 10 दिन वो आपको दे रहा है कि 2,000 का और डिस्काउंट दे देंगे, तो इस डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये वो डिस्काउंट होता है जो ऑफर किया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, पेमेंट जल्दी हासिल करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाए उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब सेलर के लिए यही डिस्काउंट क्या कहलाता है, सेलर के लिए यही कैश डिस्काउंट कहलाता है सेल्स डिस्काउंट। अब बायर के लिए क्या कहलाता है, ये बायर के लिए कहलाता है ये परचेज डिस्काउंट। यानी परचेज डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट असल में कैश डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो पेमेंट को जल्दी हासिल करने के लिए दिया जाए। तो देखिए ये हमने तीनों डिस्काउंट आपके सामने बता दिए, इसमें से दो डिस्काउंट जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं होते बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, जैसे हम सेल डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो कैश डिस्काउंट होता है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, डिस्काउंट गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट मिलने पर जो डिस्काउंट दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट जो है ना, ये तो सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एमसीक्यू होता है कि कौन सा डिस्काउंट जो है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट लिखा हुआ होगा ना उस पर लगाएंगे आगे अगर कभी एमसीक्यू ऐसा आया तो। दिस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, जो एक से ज्यादा अरसे में आपको पे करनी है। अब रेंट पेबल क्या है, रेंट पेबल तो आपको रेंट देना है तो आपको एक आध महीने में देना पड़ेगा रेंट, सैलरी भी आपको एक आध महीने में देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल एक आध महीने में देना पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्लास वो बैंक लोन है। हालांकि बैंक लोन ना दोनों किस्म के होते हैं, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है जो आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे करना हो, और लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है जो आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग में पे करना हो। लेकिन क्योंकि बैंक लोन ये बाकी जो 3 लायबिलिटीज हैं ये लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकती, इसी वजह से हमने उनको इग्नोर कर दिया और बैंक लोन पर लगा दिया कि बैंक लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो बैंक लोन इज द मतलब करीब करीब ऑप्शन है ये, इस पर हमने लगा दिया। करंट लायबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड। अभी मैंने आपको पीछे लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन बताई है कि जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे करनी है, तो यानी कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 ईयर में पे करनी हो तो वो करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक से ज्यादा अकाउंटिंग में पे करनी होती है, 4 ईयर 2 ईयर 3 ईयर नहीं लगाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखी होती तो उसमें हम लगाते हैं मोर देन 1 ईयर। बहरहाल दिस इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, अब देखें इसमें एक्रूड इनकम पूछ रहा है। एक्रूड इनकम मैंने आपको बताया था रिसीवेबल को कहते हैं, ये देखें एक्रूड इनकम रिसीवेबल को कहते हैं, एसिड होता है। एक्रूड इनकम इज एन एसिड अकाउंट, ये करेक्ट है। प्रीपेड रेंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस नहीं होता, एसिड होता है, ये गलत है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एन एसिड अकाउंट, एसिड नहीं है, कॉन्ट्रा एसिड है ये। एक्रूड इनकम इज अ लायबिलिटी, एक्रूड इनकम लायबिलिटी नहीं होता, रिसीवेबल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्रूड इनकम इज अ एसिड अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट है ये, सही है ना भाई। अगर ये एक्रूड एक्सपेंस देता तो लायबिलिटी भी लगा देते हैं, पीछे मैंने आपको ये नेचर लिख के दे दी है। ओके, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ, किसका कॉन्ट्रा अकाउंट है ये, मतलब देखें ना अलाउंस फॉर बैड डेट्स किसका कॉन्ट्रा अकाउंट है, ये लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एसिड का कॉन्ट्रा अकाउंट है, एक्सपेंस का कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है, तो आप इधर एसिड पर जो है वो टिक लगाएंगे। दिस बेस्ट डिस्क्राइब एसिड। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एसिड ही एसिड है, आप देखें आप, कैश एसिड है, अकाउंट रिसीवेबल एसिड है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, ये लायबिलिटी है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक लायबिलिटी है। कैश यस एसिड है, प्रीपेड एक्सपेंस यस एसिड है, इंटरेस्ट रिसीवेबल यस ये भी एसिड है, रिसीवेबल एसिड होता है। अगला वाला कैश एसिड है, नोट रिसीवेबल एसिड है, अनअर्न्ड कमीशन नहीं, ये लायबिलिटी है। तो ये वो ऑप्शन है जिसमें तीनों के तीनों एसिड्स हैं, इसी वजह से हम इस पर लगाएंगे कि ये तीनों के तीनों एसिड हैं। बाकी चीजों में एसिड तो है लेकिन उसमें सारे एसिड नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, नन ऑफ दीज भी हमारा इग्नोर हो जाएगा। ये तीनों एसिड्स हैं तो हम बोलेंगे ये ऑप्शन एसिड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अब जरा इसको हमें बड़ा करके देखना पड़ेगा।
क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई अगर एसिड जो है, एसिड लायबिलिटी कैपिटल दिया हुआ है, इनमें से कौन सा, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर, इनमें कौन सा सही है। अब आप देखें, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वेशन तो हमें आती है कि एसिड में से लायबिलिटी लेस करें तो कैपिटल आता है। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखते हैं अभी, यस, ये हमारे पास आ गया। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यस ये हो गया। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है एसिड 7,50,000 है। अब आप इसमें से लाइबिलिटी लेस करें 2 लाख की। जब 2 लाख की लाइबिलिटी आपने लेस की तो कितना आ गया, 5,50,000। तो कैपिटल तो नहीं आया 5,50,000, 4,50,000 लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या, हमारे पास 6,70,000 का एसिड है, इसमें से लाइबिलिटी लेस करें 2,70,000, तो आपके पास क्या आ गया 4 लाख। तो यहाँ तो 1 लाख लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है कि 3 लाख के आपकी टोटल एसिड है, इसमें लाइबिलिटी लेस करें 70,000, तो कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल 2,30,000 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है कि हमारा एसिड है कितने, 4 लाख, इसमें से लाइबिलिटी लेस करें 90,000, तो देखिए हमारा कैपिटल आ गया 3,10,000। ये डी ऑप्शन हमारा सही है, एसिड में से लाइबिलिटी लेस की तो कैपिटल का अमाउंट आ गया है हमारे पास। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम आएंगे और डी पर लगा देंगे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी, अब इसमें जो है ये ऑप्शन में इसको डी एज्यूम कर लेते हैं, ये एमसीक्यू जो है ना ये थोड़ा शफलिंग हुई हुई है इसमें, इस वजह से ऐसा हुआ हुआ है। बस डी सही है इसमें ऑप्शन, आपके पास जब आएगा तो आप डी पे लगा दीजिएगा। सही। अ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक विल हैव दिस इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब अगर आप कैश जमा करवाएं बैंक में तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, तो देखें कैश भी एसिड है, बैंक भी एसिड है। और जब कैश बढ़ेगा बैंक कम, बैंक बढ़ेगा कैश कम होगा, तो एसिड तो वही रहेंगे ना टोटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के टोटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ना अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि एक एसिड का अमाउंट दूसरे एसिड के अमाउंट में चला गया। इसी वजह से आप नील पे लगाएंगे, इसमें नील आएगी। द टर्म रेवेन्यू इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, देखिए रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू का मतलब होता है, देखें इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। रेवेन्यू की डेफिनेशन देखें आप, कि अगर आप जिस प्राइस पर गुड या सर्विस क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। जिस प्राइस पर आप गुड या सर्विस सेल कर दें, गुड्स सेल कर दें या सर्विस रेंडर कर दें, वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है। अब यहाँ पे ऐसी कोई है, इसमें कह रहे हैं रेवेन्यू मतलब रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से तो पैसा मिला है वो रेवेन्यू। जरूरी थोड़ी है कि जो कस्टमर से पैसा मिले वो रेवेन्यू, हो सकता है कि एडवांस मिला हो कस्टमर से, तो फिर रेवेन्यू थोड़ी होगी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्चेंडाइज सोल्ड, मर्चेंडाइज सेल करके जो पैसा मिला है, भाई गुड्स को सेल करने पर जो पैसा मिलता है वो भी रेवेन्यू होता है, सर्विस रेंडर करने पर जो पैसा मिलता है वो भी रेवेन्यू होता है। तो ये लिमिटेड हो गया ना कि इसमें सर्विस की बात नहीं की। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विस, हाँ आप यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर आप सर्विस देकर या गुड्स बेचकर जो इनकम कमाएंगे वो रेवेन्यू है। और आखिरी क्या है, मर्चेंडाइज बेचकर जो पैसा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी, सर्विस देकर या गुड्स बेचकर जो रेवेन्यू आए वो हमारी क्या कहलाती है, जो इनकम आए वो हमारी क्या कहलाती है, रेवेन्यू। अ नोट इशूड बाय कस्टमर, कस्टमर नोट इशू कर रहा है। देखें कस्टमर मतलब हमने अगर सेल किया है तो कस्टमर बायर हुआ ना, वो अगर गुड्स से नोट इशू कर रहा है क्योंकि सब स्टैंडर्ड गुड्स उसने रिटर्न किए। तो अगर सेलर नोट इशू करता है ना तो वो क्रेडिट नोट होता। अभी कस्टमर इशू कर रहा है नोट, मतलब कस्टमर मतलब जिसने खरीदा था, जिसने खरीदा था उसने परचेजेस डेबिट किया होगा खरीदते वक्त, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया होगा। अब रिटर्न करेगा तो अकाउंट्स पेबल को वो डेबिट करेगा, इसी वजह से डेबिट नोट इज द करेक्ट ऑप्शन। कस्टमर अगर ये जो है वो सप्लायर दे रहा होता, मतलब कि जिसने बेचा है वो नोट इशू करता है, तो वो क्रेडिट नोट पे लगाते हैं। कस्टमर इशू कर रहा है इस वजह से आप डेबिट नोट पे लगाएंगे। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड ड्यूरिंग। अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल जो है वो आपने देखा हो, अभी मैं आपको दिखाता हूं, शायद इसमें हो, लेट्स सी, इसमें नहीं है, लेट मी सी, ओके अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इसमें हो सकता है। ये देखें अकाउंटिंग साइकिल, ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स होते हैं, ये आपने याद भी किया होगा कि पहले जनरलाइजिंग होती है, फिर एनालिसिस होती है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, रिवर्सिंग एंट्री तक ये चीज चलती है। ये पूरे साल में होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में होता है। तो ये बोल रहे हैं ना हमारे पास जो एमसीक्यू आ रहा है कि अकाउंटिंग
साइकिल जो है वो सीक्वेंस है अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो हम फॉलो करते हैं 1 घंटे में, 2 साल में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में या अकाउंटिंग पीरियड में। तो बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड में भाई, अकाउंटिंग पीरियड चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 महीने का हो या 12 महीने का हो, उसमें हम फॉलो करते हैं। हमारा साल 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है अकाउंटिंग। इसी वजह से अकाउंटिंग पीरियड पे लगाएंगे। अगर यहाँ 1 ईयर लिखा हुआ होता ना, अकाउंटिंग पीरियड भी लिखा हुआ होता, तब भी आप अकाउंटिंग पीरियड पे लगाते, क्योंकि 1 ईयर का होना अकाउंटिंग ईयर का जरूरी नहीं है। एक 3 महीने का, 6 महीने का भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, 1 महीने का भी हो सकता है। बहरहाल 64, अ बैंक डज नॉट पे अगेंस्ट द चेक्स इफ दे आर। अब देखिए, अगर आप कोई चेक बैंक को दे रहे हैं ना, तो अगर वो आपने आज लिखा चेक, उस पर डेट डाली है और 6 महीने गुजर गए, तो बैंक ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करता। ये मतलब एक बैंकिंग का एमसीक्यू इन्होंने अकाउंटिंग में डाला है, रेलेवेंट है लेकिन। चलो आगे चलते हैं। द फॉलोइंग बैंक अकाउंट इज सब्जेक्ट टू ज़कात डिडक्शन। देखिए, अकाउंट की 3 टाइप होती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट। फिक्स अकाउंट में आप क्या करते हैं, आप अमाउंट जमा करवा देते हैं बैंक में, और फिर वो आपको एक लिमिटेड, एक मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट और आपका पैसा वापस कर देता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा करवाते हैं और आप उसके अंदर से जो प्रॉफिट भी मिलता रहता है, आप अमाउंट निकाल भी सकते हैं। करंट अकाउंट में आप पैसा जमा करवाएं, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। तो ये टी अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट, तो ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, ये इररिलेवेंट है। बैंकिंग के लिहाज से ज़कात जो बैंक है ना, वो सेविंग अकाउंट पे काटती है और करंट अकाउंट पे नहीं काटती ज़कात। और अगर सेविंग अकाउंट पे भी आप सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवा देंगे तो उस पर भी नहीं कटती ज़कात वैसे, लेकिन यहाँ पे सेविंग अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है। परचेजेस, देखिए परचेजेस में भी का मतलब होता है मर्चेंडाइज खरीदना। ये दो चीजें हैं इसमें, खरीद रहे हैं और मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। तो परचेज का अकाउंट कौन सा होता है, देखिए परचेज का अकाउंट की तो दो नेचर है। अगर आपने मर्चेंडाइज अभी खरीदी और बिकी नहीं है तो वो एसेट है, और बिक गई है तो वो एक्सपेंस बन गया। तो ये जब भी आपसे एमसीक्यू पूछेंगे ना और परचेज के बारे में पूछें, तो ये एक्सपेंस दिमाग में रखते हुए पूछ रहे होते हैं। इसी वजह से आप एक्सपेंस पे लगाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंड के लिहाज से हमसे ये एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आप हमेशा एक्सपेंस पे लगाइएगा जब भी परचेज की नेचर पूछे। ये दोबारा आ गया, सेल का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज है, सेल ऑफ ऑल आइटम है, सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मर्चेंडाइज है, इसका मतलब ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो मैं लगा दिया इस पर। अलाउंस फॉर डेप्शन की नेचर क्या है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट, बस इसमें डायरेक्ट लगा दो। एक्रूड इनकम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि ये एसिड होता है, तो इनकम रिसीवेबल मतलब सही है, इनकम रिसीवेबल मतलब एसिड है ये। कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड ड्राइंग, ये भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो ये पढ़े हुए हैं, इस वजह से हम आगे जल्दी निकाल रहे हैं। सही, तो यहाँ तक की एमसीक्यू हमने कर ली। अब इंशाल्लाह आगे जो है, जो हमारे एमसीक्यूज हैं, वो हम 70 से आगे अगली वीडियो में देखते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।